अभी जब हम लोग कल वो कर रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो उसमें बच्चों एक क्या टर्म आ रही थी हमारी, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। ओके, दोनों होती तो एक ही है लेकिन डिफरेंट भी होती है ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी है और डिफरेंट भी है? ऐसा ऐसे हो सकता है बच्चों, जैसे आप सिक्का उछालते हो ना, हेड आता है या टेल आता है, तो सिक्का एक ही, वही सेम चीज आर्ग्यूमेंट में और पैरामीटर में होता है। जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जो वैल्यू रिसीव की जा रही है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, इट मीन्स कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो ना, देन यू पास द आर्ग्यूमेंट। ओके, और जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन की डेफिनेशन में स्मॉल ब्रैकेट्स में आप कुछ लिखते हो ना, ए बी सी, या हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था प्रिंसिपल, रेट या फिर टाइम, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जब वो वैल्यू पास हो जाती है बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट, उसको क्या टर्म हम दे देते हैं, उसको हम टर्म दे देते हैं पैरामीटर। होते दोनों एक ही है, ठीक है, काम दोनों का एक ही है। तो अभी एक फंक्शन करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे कि क्या होता है ये। तो टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, देखो जो भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, वी हैव अ कंपर्शन, कि हमको जो वैल्यू है वो देनी ही देनी है, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन करा था, डिफाइन फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट, स्मॉल ही रख लेते हैं। ओके, इसमें हमने दिया था पी आर टी। ओके, तो आपको क्या कंपर्शन होता है बच्चों, एक तो आपका जो सीरीज है ना, इट शुड बी सेम, ये सीरीज शुड बी सेम। ओके, और वैल्यू सारी आपको पास करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, ये प्रोग्राम हमने बनाया था, रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट, ये इसको रिटर्न करते। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है बच्चों, रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है ना, वो ऑप्शनल एग्जिट करती है फंक्शन का। वैसे तो जब फंक्शन ओवर हो जाएगा तो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हैं तो ये क्या होता है, हमारा ऑप्शनल रिटर्न होता है, हम अपनी चॉइस से इसको रिटर्न एग्जिट कर रहे हैं फंक्शन को। ओके, तो ये ऑप्शनल या कंडीशनल एग्जिट होता है। एक फंक्शन में आप कितनी भी एग्जिट रिटर्न स्टेटमेंट भी दे सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है एक ही रिटर्न स्टेटमेंट दे पाते हो, ठीक है। तो अभी जब ये हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा ना, आप लोग इस टॉपिक को याद रखना बच्चों कि हाउ मेनी रिटर्न स्टेटमेंट वी कैन मेंशन इन द फंक्शन। ये आप लोग मुझे याद दिलाना कि ये पॉइंट करा दो मैम, ये बुक में नहीं है शायद, ठीक है, ये अभी बोलते बोलते थोड़ा सा एकदम माइंड में आ गया मेरे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, a इक्वल्स टू 1000, b इक्वल्स टू 9%, ओके, एंड c इक्वल्स टू टाइम 2। ओके, हमने लिखा प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्या क्या वैल्यू पास करे, a कॉमा b कॉमा c। कंपर्शन है हमें, वी हैव टू पास ऑल द वैल्यूज। ये देखो 180 इसने कैलकुलेट कर दिया। सपोज क्या होता है बच्चों, मार्केट में जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो बाय डिफॉल्ट 8% के आसपास चलता है, ठीक है। जब मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन होता है, मीन्स बूम पीरियड होता है, तेजी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और अगर मान लो रिसेशन होता है, जैसे अभी चल रहा है, अभी तो डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन भी नहीं चल रहा है, तो अभी ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाता है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ऑन एन एवरेज बेसिस पे ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 8%। ओके, तो हमें पता है कि इन सम ऑफ द केसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी डिफरेंट, बट नॉट इन एवरी केसेस। तो कई बार हम स्किप भी करना चाहे तो ये क्या करेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं भी कराऊंगी, पहले मैं इसको रन करके देखती हूँ। जैसे सपोज करो मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू इसको पास की, तो ये क्या करेगा, देखो बच्चों एरर दे दिया,
ये क्या कह रहा है आपको कि टाइम नहीं आपने पास किया है ना, ये टी की वैल्यू पास नहीं की, तो इसने सीरीज में लिया ना, ए की वैल्यू दे दी पी को और सी की वैल्यू दे दी आर को। सपोज करो मैं इसके लिए एक कोमा मेंशन कर देती हूँ इधर, ठीक है, कि मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो उस केस में ये क्या करेगा, एरर, है ना, हम लोग यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते। तो देयर इज अ कंपल्शन कि मैंने यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स लिखे हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने हैं। ओके, आप टर्म पे ध्यान देना बच्चों, जितने भी पैरामीटर मैंने यहाँ लिखे हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स मुझे देने हैं। ओके, तो ये पैरामीटर्स हैं और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। तो कंपर्शन है, मुझे एक कंपर्शन है बच्चों के मुझे सीरीज में ही देना है, ये नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में या बुक में। और दूसरा कंपर्शन है कि आई हैव टू गिव द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अगर 3 पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो यहाँ पे 3 ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एरर देगा। हमने यहाँ पे ये करके भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। सपोज करो हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या टाइम है, टाइम हम लगा के चलते हैं कि कोई भी बंदा अगर मान लो डिपॉजिट कराता है, वो फॉर 1 ईयर तो डिपॉजिट कराता है, 1 साल से पहले वो नहीं निकालता है उस पैसे को। तो हम क्या मेंशन कर देंगे कि टाइम इक्वल्स टू 1। ओके, तो इन दिस केस अगर हम यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं भी करते हैं ना तो भी काम चल जाएगा। हमने लिखा प्रिंसिपल के लिए ए कोमा बी, बी किसके लिए लिख दिया बच्चों हमने, बी किसके लिए लिख दिया, बोलो, और आर, रेट ऑफ आर इंटरेस्ट, वेरी गुड, डबल ब्रैकेट क्लोज, गॉट इट। देखो 90 निकाल दिया इसने, 90 कैसे निकाला, 1000 इंटू 9/100 इंटू 1। ओके, तो 1000 इंटू 9/100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करे, है ना, तो ये हमारा ऑप्शनल हो गया, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल हो गया। अगर हमें रिक्वायरमेंट है दैट वी हैव टू चेंज द वैल्यू, ओके, default value is not time period, so in that case what we can do, we can give our value, otherwise what it will take default value as the value of a t variable। हम यहाँ पे दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं आपने यहाँ t दे दिया तो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे ही नहीं, आप यहाँ पे दे भी सकते हो। आपने अपना टाइम दे दिया 2 ईयर के लिए, तो अभी 90 आया था, 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 180 रुपीज। गॉट द पॉइंट, ये हमारा कंसेप्ट है डिफॉल्ट वैल्यू का। अच्छा बच्चों एक पॉइंट और जरूर लिख लो कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, दिस पैरामीटर शुड बी एट द एंड। ओके, आप इसको बीच में नहीं लिख सकते हो। मैम हम सी की वैल्यू टी में नहीं लगा सकते क्या, मतलब सी क्या, अच्छा सी टाइम, हाँ लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ सी की वैल्यू टाइम में ही तो गई थी बेटे, जो हमने यहाँ सी लिखा था ये टाइम में ही तो गया था। पहले पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सी लिखा ही नहीं था यहाँ पे, तो इसने क्या किया था बच्चों, इसने लिखा था प्रिंसिपल है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, ओके, इंटू टाइम हमने दिया ही नहीं था तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली थी। लेकिन जो सेकंड केस किया है बच्चों हमने, सेकंड केस में हमने यहाँ क्या लिख दिया सी, तो सी की वैल्यू किसको मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई टाइम को। ठीक है, तो जब सी की वैल्यू हमने दे दी तो इसमें किस हिसाब से कैलकुलेशन हुई, 1000 इंटू 9/100 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आई थी इसकी, ये देखो ये जो वैल्यू थी यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया था 90 और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था इसका 180। ओके, ये दूसरे वाला रिजल्ट था। एच एन क्या लिख आकांक्षा, हेन हेन पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज बना देते बच्चे। चलो ये हुआ डिफॉल्ट वैल्यू का, क्लियर हुआ। अच्छा एक पॉइंट और है, ये डिफॉल्ट वैल्यू आप बीच में नहीं दे सकते। अगर आपके मान लो 3 पैरामीटर हैं और उसमें से एक आपको डिफॉल्ट देना, देन दैट वन शुड बी एट द एंड।
अगर हम मान लो इसको हम यहाँ ले आते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये इस केस में एरर दिखाएगा। ओके, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। गॉट इट? तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमको सबसे लास्ट में देना होता है। एक से ज्यादा भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सपोज करो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को दे देते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 6%। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पे दोनों ही वैल्यू ना दें। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक ही वैल्यू दे दी, प्रिंसिपल पास कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 6/100 इंटू 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 60 आ गई। ओके, चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यूज दे भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते। ठीक है, जब वैल्यू पास करते हैं तो सीरीज में वैल्यू जाएगी इसकी, स्टेप स्टेप स्टेप। ठीक है, देखो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है मैंने, टाइम को दे रखी है 1 और आर को दे रखी है 6, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, तो ये 4 किसको चला जाएगा, टाइम को, और ये 9 किसको चला जाएगा, आर को। ओके, तो ये इसने यहाँ पे कर दिया, टाइम को दे दिया इसने 4 और आर को दे दिया इसने 9, और ये सिंपल इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर दिया 360। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हो तो आप उसको वैल्यू कभी दोगे ही नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो भी आप वैल्यू दे देते हो। अगर आप वैल्यू दोगे तो उस केस में ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को मान के चलेगा कि दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको आपने डिफॉल्ट वैल्यू दिया। दूसरा पॉइंट बच्चों याद रखना कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है इट शुड बी गिवन एट द एंड। ओके, लास्ट में होनी चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है बुक में बच्चों। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम कर चुके हैं, है ना, कि जिस आपने इस सीरीज में इसको दे रखा है उसी सीरीज में आप इसको आर्ग्यूमेंट पास कर। हाँ बोलो। ये डिफॉल्ट वैल्यू टी की 1 और आर की 6 ही है। हाँ हाँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू है बेटे, जो 1 है ये डिफॉल्ट वैल्यू है, 6 है ये डिफॉल्ट वैल्यू है इन वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये तो गिवन वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू कब काम करती है बच्चों, जबकि हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी होगी, मतलब ये उस टाइम पे उसको कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं उस केस में हमारी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करी जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू का रोल ही जब आता है जब हम स्किप कर देते हैं वैल्यू को। गॉट इट? अच्छा, फिर इसमें बुक में टॉपिक है आपका 3.51, ये पासिंग पैरामीटर आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है पेज नंबर 106 से, है ना। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप इसको डिफॉल्ट नहीं स्पेसिफाई करते हो ना, देन दिस इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, है ना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इफ 3 पैरामीटर्स आर हियर देन यू हैव टू गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट ही पास करने पड़ेंगे। ये क्या है, आपके रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, और फिर दूसरा है पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पहले प्रिंसिपल दिया है तो यहाँ पहले प्रिंसिपल ही देंगे। ओके, यहाँ टाइम दिया है तो सेकेंड वैल्यू जो है वो टाइम को ही जाएगी। तो ये हमें याद रखना पड़ता है। कई बार हमने जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो किए हैं तो भी तो हमने कोमा कोमा करके याद किया ना कि भाई ये वैल्यू इसको जाएगी, ये वैल्यू इसको जाएगी। जैसे हमने क्या किया था, वो जब स्लाइसिंग किया था, स्लाइसिंग में हमने क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू कोलन सेकंड वैल्यू, ये इसने डिफाइन कर दिया कि ये फर्स्ट वैल्यू है और ये एंड वैल्यू है। ओके, तो अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से दे देते हैं, पहले हम एंड वैल्यू दे देते हैं फिर हम स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने जो अपना फंक्शन है उसमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा पैरामीटर दिया है, ताकि जब हम आर्ग्यूमेंट पास करें तो उस टाइम पे वो पोजीशन डायरेक्ट उसी पे जाए। ओके, इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि P इंटू आर इंटू टी, अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हो ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पी आर टी को मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन होता P प्लस आर इंटू टी,
तो अगर टी की वैल्यू आर को चली जाती तो आपका तो आंसर ही गलत हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, के आर्ग्यूमेंट है इट शुड बी पोजिशनल। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हो गया बच्चों, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक दो पॉइंट है वो आप जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का क्या होता है कि आपको याद नहीं है कि कौन सी पोजीशन भाई पहले कौन सा दिया था और बाद में कौन सा दिया था, तो आप क्या कर सकते हो साथ में इसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे आप लिख दो टाइम इक्वल्स टू सी, ओके, कॉमा पी इक्वल्स टू ए, कॉमा आर इक्वल्स टू बी। तो हमने ये दे दिया, देखो पहले टी की वैल्यू दी, फिर पी की वैल्यू दी, फिर आर की वैल्यू दी। यहाँ पे तो पीटीआर है लेकिन यहाँ पे हमने टीपीआर कर दिया। एक्सिक्यूट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। Python shell window is already continuing executing account. ओके, देखो ये इसने क्या किया है, आंसर निकाल के दे दिया है ना, लेकिन हमने यहाँ पे सीरीज नहीं दिया था। तो दीज टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड नेम्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कि आपने जो यहाँ पे इसको नेम दिया है वो नेम यहाँ पे अगर आप रेफर कर देते हो, इन दैट केस नो सीरीज इज रिक्वायर्ड। पोजिशनल असाइनमेंट नहीं होगा उस टाइम पे, आपके हिसाब से असाइनमेंट होगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई खास की पॉइंट नहीं, बस नेम के साथ आप लिख दो कि ये वैल्यू इसको रेफर करती है। ओके, और ये पॉइंट और याद रखना बच्चों, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप इसको वेरिएबल नेम ही दो, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। टाइम इक्वल्स टू 5 ईयर कर दिया हमने, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट में ही दो, हो सकता है आप इसको कोई डी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। ठीक है, और फिर आपने प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, डी को प्रिंट कर दिया। तो इसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करेगी बच्चों, जो रिजल्ट है वो कहाँ लेके आएगी, जहां पे उसको कॉल किया था, कल हमने किया था ना। एक तो फंक्शन को डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होता है, ये हमने डिफाइन किया फंक्शन को। कॉलिंग ऑफ द फंक्शन क्या होता है बच्चों, जब हम उस फंक्शन को यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं। रिटर्न कहाँ करेगा, जहां भी कॉल किया। वेरिएबल में कॉल किया है तो वेरिएबल में रिटर्न करेगा, लिस्ट में कॉल किया है तो लिस्ट में रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम इसको मेंशन करके देख लेते हैं, लिस्ट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ गया, ये देखो इसने इसको लिस्ट में स्टोर कर दिया, वेरिएबल नहीं बनाया, लिस्ट बना दिया इसने इसको, डी को। ठीक है, वॉइड और नॉन वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है बच्चों नल, नथिंग। ओके, और नॉन वॉइड क्या होता है बच्चों, जो कुछ ना कुछ रिटर्न करता हूँ। ओके, तो ये वॉइड तो डेटा टाइप भी होता था, सी प्लस प्लस करते तो उसमें वॉइड डेटा टाइप होता है। ओके, VOID, वॉइड का मतलब होता है बच्चों नथिंग, जब आपका फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करे। सपोज करो हम इस फंक्शन से यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, हमें नीड ही नहीं है रिटर्न करने की। ओके, तो जब भी इसको कॉल करेंगे, ये हटा देते हैं जरा, ये हटा देते हैं। ओके, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया इसने, है ना। यहाँ देखो ये क्या किया इसने, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने तो प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं, क्यों कर दिया, क्योंकि यहीं पे इसने प्रिंट स्टेटमेंट इसको दे दी थी। प्रिंट, इसने क्या लिखा, डी। ओके, डी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, नन। डी में क्या है बच्चों, नन। बेशक से हमने लिखा है डी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, ओके, लेकिन इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया डी के अंदर, तभी तो नन आया ना। वॉइड का मतलब ही होता है बच्चों नन, नथिंग, ब्लैंक। ओके, कभी भी
स्पेस को, ब्लैंक को कंफ्यूज मत हो जाना वॉइड से। वॉइड का मतलब ये होता है कुछ है ही नहीं, ओके, खाली है। और जो स्पेस है, स्पेस की तो अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये था हमारा ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, void function. When a function is returning nothing, then this is void. Okay. और नॉन void मतलब जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करता है तो वो नॉन void। बच्चों ये रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज कर देंगे ना, तो इसके बाद हमारा जो ये फंक्शन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्कोप रह जाएगा, जो वेरिएबल्स का स्कोप किया था ना हमने, स्कोप भी कर लिया था वैसे तो। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन हुआ, ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल। और जो मेन में डिफाइन होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को हम हर जगह कॉल नहीं कर सकते। अगर कॉल करने की नीड है तो हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ओके। तो वो अभी नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, ओके। मल्टीपल वैल्यूज में क्या होता है, सपोज करो हम इसको अपने प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं परसेंटेज, के बच्चे का जो है परसेंटेज वो क्या करें, मेंशन करें, ठीक है। परसेंटेज के बेस पे हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट का ग्रेड देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल रिटर्न स्टेटमेंट होगी, इसमें कई सारी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी। अच्छा, एक टाइम पे ना एक ही रिटर्न स्टेटमेंट काम करती है, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी वैसे ही आपका जो फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ओके। जैसे ही इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगी वैसे ही एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। हम लिख देते हैं इफ p ग्रेटर देन 33, ठीक है। देन क्या रिजल्ट रिटर्न कर दे, रिटर्न क्या रिटर्न कर दे ये, यहाँ पे हम रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करे, रिजल्ट इक्वल्स टू पास, ओके। तो रिटर्न कर दे ये आपको रिजल्ट, एल्स एल्स क्या रिटर्न कर दे ये, रिजल्ट इक्वल टू फेल। आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हो, लेकिन बच्चों एक पॉइंट याद रखना कि जैसे एग्जीक्यूट एक ही स्टेटमेंट होगी, ओके। ये रिजल्ट स्टेटमेंट हमने दे दी है, इसको ये हटा देते हैं, नीड नहीं है। डी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, हमने इसको दे दिया परसेंटेज, स्टूडेंट के दे दिया हमने 98%, प्रिंट डी, ओके। देखो क्या प्रिंट किया, पास, ओके। यहाँ हम दे देते हैं इसको परसेंटेज 29, ओके। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फेल, ओके। रिटर्न स्टेटमेंट्स आर टू इन द फंक्शन, ठीक है, बट वंस रिटर्न स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसको जरा डिबग करके देख लेते हैं, डिबगर करो, स्टेप स्टेप, ये देखो इस इफ में गया ही नहीं है। जैसे इसको ये रिटर्न स्टेटमेंट मिली वैसे ही क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ और लिखा हुआ है तो एक सेकेंड, एक इसके बाद है ना कुछ और भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, तो उसको ये करेगा, चेक करते हैं, हेलो, हमने ये लिख दिया, सिंपल स्टेटमेंट लिख दी रिटर्न के बाद, ओके। इसको बंद कर देते हैं, ओके। ये देखो फेल इसने करा है ना, आगे ये गया ही नहीं। जैसे इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाती है वहां से क्या करता है, फंक्शन से एग्जिट हो जाता है, ये यहाँ गया ही नहीं बल्कि ये चलती। अगर मान लो इसको ये नहीं मिलता तो ये चलती स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ लिख दें परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 एंड परसेंटेज लेस देन 100, ओके। तो ये लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये इस केस में ये चले, ओके। यहाँ भी हम कंडीशन डाल देते हैं, एलिफ परसेंटेज इज लेस देन 33 एंड
परसेंटेज इज ग्रेटर देन 100, या सिर्फ इतना भी दे सकते हैं। अगर सपोज करो हम 101 दे देंगे तो उस केस में क्या करेगा ये F5। देखना हमने दे दिया इसको इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, इस पे ध्यान देना बच्चों, मैंने 2 रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, एक भी नहीं चलेगी। अभी अभी तो चल जाएगी। अरे भाई देखो, अब ये किस केस में नहीं चलेगी? सपोज करो मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको, जब इसको कॉल करते 101 दे दिया मैंने, तो ना तो ये इस इफ में जाएगा बच्चों, ना ये इस एलिफ में जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, कोई भी इसको प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिली इस केस में। ये देखो इसने क्या प्रिंट किया, हेलो। ओके, और डी की जगह क्या प्रिंट कर दिया इसने, नन। पहले ये क्या करता था, सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। इसका मतलब क्या है, अगर इसको 33 से 100 के बीच में मिल गया तो डी में आ गया पास, तो इसने प्रिंट कर दिया पास। और अगर मान लो इसको 33 से कम मिल गया तो डी में आ गया फेल, तो ये प्रिंट कर दिया फेल। इस वाली स्टेटमेंट पे तो ये जाता ही नहीं था। अब की बार ये कैसे गया, ये इसने 101 दे दिया इसको, ये ना तो इसकी कंडीशन में आता है तो इसके अंदर गया ही नहीं, ना ही इस एलिफ की कंडीशन में आता बच्चों, ना ही इसके अंदर गया, तो इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिली नहीं। तो उस केस में इसने हेलो को प्रिंट कर दिया। मैम ये इफ एल्स एलिफ नहीं पता मुझे। अच्छा, आकांक्षा आपका रहता है बच्चे ये। अभी कोई नहीं, अभी इसको होल्ड पे रख लो। बाकी बच्चों को समझ आ गया? डिम्पी, दीक्षा, चेतना, बच्चों तुम्हें समझ आया मैं क्या समझाना चाह रही थी? यस, ओके, बाकी दोनों? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जहां पे भी मिल जाती ना, उसके आगे का ये प्रोग्राम चलाएगा ही नहीं, वहां से ये फंक्शन में से एग्जिट हो जाता है। ओके, तो ये तीनों केस करके देखे हमने। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट मिली तो सिर्फ पास दिया, ये रिटर्न स्टेटमेंट मिली तो सिर्फ फेल दिया, और अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इसने क्या किया, प्रिंट हेलो करके और डी की वैल्यू नन प्रिंट कर दी, क्योंकि डी में कुछ रिटर्न होके आया ही नहीं। अदरवाइज क्या रिटर्न होता है, या तो ये पास होता या तो ये फेल रिटर्न होता।